नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फैक्ट में। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सब्सिडरी बुक्स के अंदर कैश बुक। कैश बुक होता क्या है, कितने तरह का होता है, किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसमें से देखने को मिल सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को लेकर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बुक। कैश बुक असल में होता क्या है? तो देखिए, कैश बुक एक सहायक बही भी होती है। ध्यान दें, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हो सके तो अपनी नोटबुक वगैरह अपने साथ में रखें ताकि आपके नोट्स भी आपके साथ साथ क्रिएट होते रहें। बाकी इस क्लास की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो देखिए मेरे मित्रों, कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारी की सारी कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट की हम जर्नल्स या यूं कहा जाए एंट्री करते हैं। अब इसमें लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैश, इसका नाम ही कैश बुक है भाई। यानी कि चाहे आपको नकद मिला है, चाहे आपने नकद दिया है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चाहे नकद गया है आपके पास से, चाहे आपको मिला है, दोनों के दोनों आप कैश बुक में एंटर करोगे। यानी कि एक बही है जिसके अंदर हम सारी नकद प्राप्तियां और नकद भुगतान लिखते हैं। तो ये हमारे पास मतलब बनता है कैश बुक का। अब बात करते हैं प्राइमरी, जो आपकी कैश बुक है उसको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है और उसके साथ साथ उसको प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली चीज, हम लोगों ने जर्नल पढ़ा। सॉरी, हम लोगों ने जर्नल पढ़ा। जर्नल जिसको हम यहाँ पे सिंपल वे में रोजनामचा कहते हैं। हम लोगों ने जर्नल पढ़ा। जर्नल के अंदर हमने देखा था कि भी सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वाउचर बनता है और वाउचर के बाद फिर हम उसको रोजनामचे में जर्नल में एंट्री करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पे ऐसी बुक्स बनाए जिनको हम रोजनामचे में लिखने की जरूरत नहीं बल्कि सीधी सीधी नहीं बुक्स के अंदर लिख दें? तो जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार लिखी जाती है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी बुक। जैसे कि रोजनामचा यानी कि जर्नल आपका, उसको हम प्राइमरी बुक कहते हैं, यानी कि प्रारंभिक लेखा पुस्तक, यानी कि ओपनिंग एंट्री बुक। और उसके साथ साथ इस जब रोजनामचे में से हम यानी कि जर्नल में से हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते थे लेजर के अंदर, तो लेजर को हम मानते थे यहाँ पे मेन बुक, मेन यानी कि प्रिंसिपल बुक। तो ये दोनों ही क्वालिटी हमारी कैश बुक में मौजूद है। क्यों? पहली बात तो क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जब कैश की होती है तो सीधी इसी के अंदर आ जाती है, तो इसीलिए इसको प्रारंभिक लेखा पुस्तक भी कहते हैं। और दूसरा, क्योंकि इसमें लिखने के बाद हमको अलग से कोई कैश अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट नहीं बनाना हमको। जब कैश अकाउंट नहीं बनाना तो कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन वो लेजर में जाएगी ही नहीं। तो यही है ना कि हमारे पास ये प्राइमरी बुक का भी काम करता है और प्रिंसिपल बुक का भी काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट यहाँ से समझ में आ चुका होगा। बाकी जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। तो कैश बुक इज ए प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है। फिर कहता है व्हेन ए कैश बुक मेंटेन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, उनको जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं है। और सभी ट्रांजैक्शंस को किसके अंदर, सबसे पहले कैश बुक के अंदर ही लिख दिया जाता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे प्राइमरी बुक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और क्योंकि इसके अंदर सारी कैश ट्रांजैक्शन लिख दी तो हमको यहाँ पे दोबारा से जो है कैश बुक अगर मेंटेन कर ली हमने, तो हमको यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों बातों को मानते हुए हमने इसको प्राइमरी और साथ के साथ प्रिंसिपल बुक का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है प्राइमरी कैश बुक इज ए प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको दे देगा तो वहां पे आपको पूछ सकता है कि भी ये सही है या गलत है, ऐसा कुछ। नहीं तो आपको कह सकता है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट कहते हैं तीन अलग अलग स्टेटमेंट देगा और चौथी स्टेटमेंट आपको ये दे देगा और पूछ लेगा बताइए कौन सी स्टेटमेंट कैश बुक के रिगार्डिंग सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कैश बुक को हम प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक दोनों के दोनों मान सकते हैं। अगले पॉइंट पे कहता है कि जो हमारे पास कैश बुक है ना, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैश बुक को मेनली कितने टाइप्स में बांटा गया, तो इसके चार प्रकार बताए गए हैं। कितने? 4 टाइप्स इसके यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला टाइप हमारे पास है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। जी हाँ, इसको यहाँ पे सिंपल कैश बुक या जो हमारे पास है कहा जा सकता है, या सामान्य कैश बुक कहा जा सकता है हिंदी में।
ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास आती है डबल कॉलम कैश बुक। तो इस कैश बुक के अंदर हमारे पास एक तो बैंक कॉलम, यानी कि यहाँ पर तो पहले पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम ओपन किया जाता है, यहाँ पे बैंक, ठीक है, और साथ के साथ आपका कैश कॉलम, दोनों के दोनों मेंटेन करे जाते हैं। तीसरी होती है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर, इसके अंदर आपका बैंक कॉलम, साथ ही आपका कैश कॉलम और साथ ही आपका डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, ये 3 कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करे जाते हैं और लास्ट में आती है हमारे पास पेटी कैश बुक। तो चलिए एक एक को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की, तो यहाँ पे कहता है कि द फॉर्मेट ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक इज वेरी सिमिलर विद एन अकाउंट। जी हाँ, जिस तरीके से हम नॉर्मली अकाउंट बनाते थे, ये हमारे पास नॉर्मल अकाउंट्स बनते थे, इस तरफ की साइड को डेबिट और इस तरफ से क्रेडिट कहा जाता था, सेम वैसा ही हमारे पास है। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, बिल्कुल अकाउंट के जैसे आपको दिखेगा ये। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे पास कैश बुक का जो आइडेंटिफाई द क्रेडिट, ये क्रेडिट को शो करेगा लेफ्ट साइड, और डेबिट साइड हमारा जो है किसको जो है कि भी राइट साइड आपकी किसको, डेबिट को शो करेगी। ठीक है, अब ध्यान दें कि भी हमारे पास जो सिचुएशन आ जाती है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे कैश बुक का बोला हुआ है, तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्योंकि आप सामने बैठे हो तो आपको यहाँ पे राइट लेफ्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दें हमारे पास। इसके बाद फिर एक जो मेन पॉइंट इधर आ जाता है वो ये है कि जब कैश बुक को हम लोग बनाते हैं तो इसके अंदर डेबिट साइड सारे के सारे रिसिप्ट्स को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड सारे की सारी पेमेंट्स को लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो रियल अकाउंट का फॉर्मूला है ना वो फिट होता है, रियल अकाउंट होता है कैश बुक हमारा। ठीक है, और इसके अंदर जो स्टार्टिंग करी जाती है वो सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजेक्शन, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए इधर कोई मशीन परचेज कर लिया नकद में, तो कैश में मशीन पे परचेज कर लिया तो हम क्या करेंगे इधर, क्योंकि कैश में मशीन परचेज करा तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल फॉलो होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई मशीन। यानी कि कैश बुक के अंदर जो स्टार्टिंग है क्रेडिट साइड, वो हमेशा किसी भी अकाउंट के सामने बाई टर्म का इस्तेमाल करा जाता है, और डेबिट साइड हम यहाँ पे इसके टू टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल हर एक कॉलम की बात करें तो सबसे पहले बात करें, इसके अंदर लिखा होता है डेट कॉलम। डेट कॉलम मेंशन करा जाता है जिसके अंदर दिन, महीना और साल जो है मेंशन करा जाता है कि भी कब ये ट्रांजैक्शन हुआ था। फिर पर्टिकुलर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ द अकाउंट, कहते हैं कौन सा अकाउंट, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये पर्टिकुलर का मामला है भाई, इधर यहाँ पे मशीन, तो नेम ऑफ द अकाउंट आया कि नहीं आया, जी हाँ बिल्कुल आया। नेम ऑफ द अकाउंट विद द कैश हैज बीन रिसीव्ड, कहते हैं जिस पे से कैश मिला है या जिसको कैश दिया है, तो ये पर्टिकुलर के अंदर उस पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट है वाउचर नंबर। तो देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे वाउचर नंबर डाला हुआ है, वाउचर नंबर, ठीक है। वाउचर नंबर आपको पता है ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे जो वाउचर प्रिपेयर होता है तो उस वाउचर का नंबर इसके अंदर मेंशन होता है। साथ में यहाँ पे एलएफ है यानी कि लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है कि भी आपने जो लेजर है ना, लेजर में कितने नंबर पेज पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा है जब आपने पोस्टिंग किया होगा इसको, तो वो चीज़ यहाँ पे देखा जाता है, उस पेज नंबर इसके अंदर मेंशन होता है, और लास्ट में होता है हमारे पास अमाउंट, यानी कि कितनी राशि है जिसको हमने डेबिट या क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो वो टोटल अमाउंट आपका आ जाता है। ठीक है, अब आपसे वो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यहाँ पे पूछ लेगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैश बुक, या विच इज द कॉलम विच इज इंक्लूडेड इन द कैश बुक, द कैश बुक में कौन सा कॉलम यहाँ पे क्रिएट करा जाता है, कौन सा नहीं करा जाता। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पर्टिकुलर की डेफिनेशन, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं कैश बुक के अंदर पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वाउचर नंबर में क्या लिखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है जो आपकी अगली जो टाइप है कैश बुक की, वो है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक कौन सी होती है, तो देखिए ध्यान से, हम लोगों ने अभी अभी एक फॉर्मेट देखा है, इधर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेट था, डेट के बाद फिर पर्टिकुलर था, पर्टिकुलर के बाद फिर हमारे पास जो है कि भी जे वाउचर नंबर था, फिर यहाँ पे एलएफ नंबर था, और फिर हमारे पास कैश कॉलम हम लोगों ने क्रिएट करा था। ठीक है, लेकिन अगर इसे एक ही तरफ इधर कैश और बैंक दोनों, और फिर वाइस वर्सा हमारे पास इधर डेट कॉलम शुरू हो जाएगा क्रेडिट साइड वाले का, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, इस तरीके से हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है ना अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए, तो यहाँ पे डेबिट साइड भी 2 कॉलम क्रिएट होंगे, एक का नाम कैश कॉलम होगा, दूसरे का नाम बैंक कॉलम होगा, और क्रेडिट साइड भी हमारे पास 2 कॉलम क्रिएट करे जाते हैं, एक के अंदर बैंक और दूसरे के अंदर कैश कॉलम यहाँ पे लिखा जाता है। तो ध्यान दे, 2 कॉलम होने का यहाँ पे मेन फंडा क्या होता है कि भी इसके अंदर हमको अलग से सेपरेटली जो है कि भी बैंक
अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, क्योंकि हमको लेजर के अंदर देखो कैश बुक तो हम लोगों ने बना ली, लेकिन फिर बैंक अकाउंट का भी तो यहाँ पे मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग लेजर के अंदर ओपन करते थे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कैश बुक के अंदर ही उसका कॉलम क्रिएट कर लिया तो हमको यहाँ पे बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि लेजर में इसका अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आई बात? तो चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप हमारे पास है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये क्या होता है? तो कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देयर आर 3 कॉलम्स इन क्रिएटेड इन द बोथ साइड। अभी अभी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे बैंक कॉलम बनाया था, कैश कॉलम बनाया, तो साथ में उसके जो है डिस्काउंट कॉलम भी बना दिया जाता है। कौन सा? डिस्काउंट कॉलम। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमारी पासबुक की दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपका डिस्काउंट डेबिट साइड लिखा हुआ तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, यानी कि क्योंकि आपके लिए खर्चा बन जाएगा, भले ही पासबुक आपका रियल अकाउंट वाला फार्मूला हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो डिस्काउंट है वो तो नॉमिनली रहेगा ना, तो इसीलिए डेबिट वाला एक्सपेंसेस वाला फार्मूला डिस्काउंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और अगर मान लो क्रेडिट की तरफ डिस्काउंट कॉलम है, ठीक है, क्रेडिट की तरफ डिस्काउंट कॉलम है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिट की तरफ है वो फायदा है, डेबिट की तरफ डिस्काउंट लिखा था वो नुकसान है। तो हमको यहाँ पे ध्यान दो 3 कॉलम बनाने हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, सर क्या इनके अलावा भी कोई दूसरा कॉलम इसके अंदर क्रिएट करा जा सकता है? तो जी नहीं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर मेनली हमारे पास 3 ही कॉलम खोले जाते हैं, 3 ही कॉलम होते हैं जो मेन होते हैं। एक कॉलम कैश का होता है, एक बैंक का होता है और एक डिस्काउंट का होता है। सर जब बैलेंसिंग करा जाता है तो हम कैश कॉलम का बैलेंस करेंगे, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश को आपस में मिलान करके देखेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो कैश मेनली हमारे पास हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, एज इट इज़ हमारा बैंक जो है ना उसके भी। तो क्रेडिट साइड के बैलेंस से डेबिट साइड के बैलेंस को मैच करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करता है यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम के बारे में। तो देखिए इसका बैलेंसिंग नहीं किया जाता है, ध्यान दे। कैश बुक के अंदर जो डिस्काउंट कॉलम ओपन किया जाता है तो इसका कभी भी बैलेंस जो है ना वो हम क्या नहीं करते, उसके बैलेंस को हम निकालते नहीं हैं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट इधर सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया जाता है, मेंटेन करा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी आ रही है तो आप बाई चांस यहाँ पे क्लियरली आके ना कमेंट सेक्शन में या वैसे पूछ सकते हैं हमारे से कि ये पर्टिकुलर चीज़ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? देखिए ये फोर्थ टाइप ऑफ कैश बुक है, यानी कि चौथी टाइप है। क्या होता है बिजनेस के अंदर? ठीक है, ध्यान दे, बिजनेस के अंदर डे टू डे पर है ना, डे टू डे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली बहुत छोटे नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस, जैसे कि अखबार का बिल हो गया या नॉर्मली को किराया दिया है या कोई चाय पानी का बिल हो गया, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, या कोई स्टेशनरी खरीदी है या कुछ भी है, तो बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं। तो अब छोटे छोटे खर्चों के लिए जो हेड कैशियर है उसको तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या वो इन छोटे छोटे खर्चों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा? जी नहीं, क्योंकि हेड कैशियर को पहले ही बहुत सारे काम होते हैं और उसका वर्क यानी कि उसका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके एफर्ट्स और उसके टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हेड कैशियर के नीचे एक दूसरा यानी कि जूनियर अकाउंटेंट कह लो आप इसको, या फिर आप इसको कह सकते हो पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को जॉब पे रख लेते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम हेड कैशियर इसको हर महीने या जो भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा उस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट या प्री डिटरमाइंड अमाउंट या जो भी ये बोलेगा, पेटी कैशियर जो भी डिमांड करेगा उसको महीने के शुरुआत में दे दिया जाता है, और महीने के दौरान होने वाले जो भी छुटपुट खर्चे हैं उन सभी का पेमेंट ये करेगा। ये पेटी कैश बुक का काम होता है। अब बात करता है पेटी कैश बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, तो इसको क्लियर कट कर लेते हैं। तो पेटी कैश बुक है ना, वो कौन से सिस्टम के बिहाफ पे चलती है? वो चलती है इम्प्रेस्ड सिस्टम के बिहाफ पे। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने बताया कि हेड कैशियर हर महीने में या जो पेटी कैशियर हो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है, और ये जो मेथड है ना, ये मेथड, इसी मेथड को हम इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है, देखिए, दिस टाइप ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस ओनली टू सेव द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द हेड कैशियर। हेड कैशियर का टाइम और उसके एफर्ट्स को बचाने के लिए छोटे छोटे खर्चों को जिस
बुक के अंदर, जिस कैश बुक के अंदर मेंशन करा जाता है उसको पेटी कैश बुक कहा जाता है। अब पेटी कैश बुक इज यूज द इम्प्रेस सिस्टम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इम्प्रेस सिस्टम क्या है। तो ये कहता है एज पर दिस सिस्टम द हेड कैशियर इज गिवन ए सर्टेन अमाउंट एट द बिगनिंग। कहता है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हेड कैशियर है ना, वो क्या करता है, जो आपका पेटी कैशियर हो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट अवेलेबल करा देता है। इसके लिए टू मीट ऑल द पेटी एक्सपेंसेस टू द पेटी कैशियर। ठीक है, वो पेटी कैशियर को अमाउंट देता है जिससे पेटी कैशियर अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। इसी अमाउंट को हम यहाँ पे इम्प्रेस्ड अमाउंट के नाम से जानते हैं। समझ चुके होंगे आप ये पेटी कैश बुक का मेन फंडा क्या है। तो इसमें क्या होता है कि भी हेड कैशियर का टाइम बचाने के लिए, हेड कैशियर के एफर्ट्स को कम करने के लिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे या इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान लगा सके, तो यहाँ पे छोटे मोटे खर्चों को चुकाने के लिए एक दूसरे कैशियर को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है पेटी कैशियर। और पेटी कैशियर को ये इम्प्रेस्ड अमाउंट के नाम पर हर महीने एक अमाउंट देता है जिसमें से पेटी कैशियर को वो सारे के सारे एक्सपेंसेस मेट करने होते हैं जो भी ड्यूरिंग द मंथ हुए हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर अ गुड इम्प्रेस सिस्टम। कहते हैं अच्छे इम्प्रेस सिस्टम के कुछ एसेंशियल है, कुछ यहाँ पे जरूरी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहला, द पेटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट्स फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय हिम। पेटी कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जिसको भी वो पे कर रहा है ना, ठीक है, जिसको भी वो पे कर रहा है उस पे से वो प्रॉपर क्या मांगे, रसीद मांगे, रसीद, रसीद कह सकते हैं आप। ठीक है, रसीद मांगे और उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें, क्योंकि हेड कैशियर जब किसी भी एक्सपेंसेस को देखेगा तो वो पूछेगा भाई प्रूफ तो दिखाओ इसका, आपने पेमेंट करी है तो इसका प्रूफ। तो प्रूफ के रूप में उसको सारी की सारी जो रिसिप्ट्स है ना वो प्रॉपर तरीके से अपने पास मेंटेन करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हेड कैशियर किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या कह सकता है, रद्द कर सकता है और उसके पैसे वो पेटी कैशियर से डिमांड कर सकता है। द नेक्स्ट, पेटी कैशियर शुड प्रिपेयर प्रॉपर वाउचर्स। पेटी कैशियर को है यहाँ पे प्रॉपर वाउचर्स को मेंटेन करना जरूरी है ताकि उसका अकाउंटिंग आसान हो सके और उसके क्रॉस वेरिफिकेशन भी इजी हो सके। तो देयर शुड बी एन अपर लिमिट। तो देखो उसके द्वारा जो भी पेमेंट करी जाएगी ना उसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स के भी खर्च करना शुरू कर देगा। तो कह दिए, मान लीजिए कि आप मैक्सिमम 1,000 रुपये तक के खर्चे दे सकते हो या मैक्सिमम 500 रुपये तक के खर्चे दे सकते हो। तो जो अपर लिमिट है ना वो यहाँ पे सेट कर देनी चाहिए या सेट हो जानी चाहिए। किसके द्वारा? हेड कैशियर के द्वारा। क्योंकि अगर अपर लिमिट नहीं होगी ना तो फिर पेटी कैशियर को पता नहीं लगेगा कि मैं कितनी लिमिट तक के खर्चे दे सकता हूँ। हो सकता है वो अपने अवेलेबल 10,000 के अमाउंट में से है ना वो 5,000 का कोई एक खर्चा चुका दे और बाकी खर्चे फिर उसके खड़े खड़े इंतजार करते रहें कि पेटी कैशियर हमको चुकाएगा और उसके पास एग्जैक्ट अमाउंट ही ना बचे और बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उसकी जो लिमिट है, अपर लिमिट है, वो पहले से ही तय कर दी जाती है। पेटी कैशियर इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी कैश फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे पेटी कैशियर को पेमेंट करने का राइट होता है, कहीं से पेमेंट रिसीव करने का राइट नहीं होता। यानी कि अगर कोई पार्टी उसको पैसा देती है कि लो ये पैसा बिजनेस का है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पैसे को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी प्योरली हेड कैशियर की होती है, तो ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकता। नेक्स्ट, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंप्रेस। तो यहाँ पे जो पेटी कैशियर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको महीने में एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिएगा हेड कैशियर से, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ उसको कितना पैसा चाहिए हेड कैशियर से, ये कौन सेट करेगा, ये कौन तय करेगा, ये पेटी कैशियर तय करेगा। और पेटी कैशियर को ऐसा करने में है ना पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि उसने कम रुपए की डिमांड करी तो महीने के बीच में उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे और वो फिर अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ नहीं कर पाएगा और दोबारा से हेड कैशियर के पास जाकर उसको पैसे की डिमांड करनी होगी। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी स्पेसिफिक अमाउंट या अपनी इम्प्रेस्ड अमाउंट को मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो अपने खर्चों का एस्टिमेशन इसको पेटी कैशियर को पहले से ही लगा लेना चाहिए ताकि उसको बाद में प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है इसके जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। इसके फायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहला बड़ा फायदा होता है कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फ्रॉड्स होता है ना उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पेटी कैशियर को बड़ी अमाउंट की पेमेंट करने का राइट नहीं होता, ठीक है, और बड़ी अमाउंट की पेमेंट करने का राइट नहीं होता और प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है हेड कैशियर के द्वारा। तो ये भी एक फंडा इधर है
तो यहाँ पे कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस कहता है कि भी क्योंकि जब एक पर्सन की प्रॉपर तरीके से लाइबिलिटी या यूँ कहा अकाउंटेबिलिटी बना दी है, तो वो कोई भी ऐरा गैरा एक्सपेंस करने से बचेगा, खर्चा करने से बचेगा, जिससे क्या होता है कि जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छुटमुट खर्चे होते हैं, उनके अंदर कटौती की जा सकती है और उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल किया जा सकता है। एप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ मेन कैशियर, तो देखिए जो हेड कैशियर होता है ना, क्योंकि वो सारे की सारी एंट्रीज को उसकी क्रॉस चेक करता है, प्रॉपर प्रूफ मांगता है, रिकॉर्ड मांगता है, वाउचर की डिमांड करता है और उससे जो है कि भी क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। जब ऐसा होता है तो पेटी कैशियर चाह कर भी क्या नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई गबन नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं कर सकता, जिससे यहाँ पे क्या होता है कि भी बिजनेस को उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है उनमें कमी देखने को मिलती है। तो ये इसके फायदे हैं इम्प्रेस सिस्टम के। नेक्स्ट, हाँ, एक फायदा इनके अंदर बहुत बड़ा हो जाता है, इधर कहता है कि भी यहाँ पे टाइम सेविंग, टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे जिनको छोटी मोटी पेमेंट करनी है उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनको पेमेंट तुरंत पेटी कैशियर से मिल जाएगा, क्योंकि हेड कैशियर द्वारा जब भी पेमेंट इशू करा जाता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हेड कैशियर के पास टाइम की कमी होती है और उसको दूसरे एक्सपेंसेस या दूसरे किसी मेन काम के ऊपर फोकस करना होता है। तो वो हो सकता है कि भी ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं इनकी पेमेंट के अंदर डिले हो जाए। तो यहाँ पे टाइम सेविंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, रोल अदा करता है टाइम सेविंग्स का। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पेटी कैशियर, पेटी कैश बुक के फायदे क्या है? सबसे पहला कि भी ये हेड कैशियर के टाइम एंड एफर्ट्स को सेव करता है। ठीक है, उसके बाद इजीनेस इन पोस्टिंग कहते हैं, इसकी हेल्प से है ना जर्नल के अंदर, सॉरी लेजर के अंदर पोस्टिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे इजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक, इसकी मदद से जो प्रॉपर कैश बुक है, क्योंकि पेटी कैश बुक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लगी होती है तो उसको एक ही बार में कैश बुक के अंदर मेंशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और काफ़ी आसान मेथड है, सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा इजी सॉरी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिसकी वजह से कि भी कोई प्रॉपर नॉलेज वाला बंदा यहाँ पे रखा जाए तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी इस पेटी कैश बुक को हैंडल कर सकता है। तो एक कम नॉलेज वाला पर्सन भी इसको ईजिली हैंडल कर सकता है, तो इसीलिए इसको कहा गया यहाँ पे सिंपल मेथड। द नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है पेटी कैश बुक का, तो वो चीज़ ध्यान दें। तो पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक ए सिंपल कैश बुक, इसको भी बिल्कुल साधारण और दूसरी सामान्य कैश बुक के जैसे बनाया जाता है। इसके अंदर भी एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अमाउंट जो भी इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग के थ्रू उसको अमाउंट मिलती है इससे हेड कैशियर से, उसको हमेशा और हमेशा किस तरफ, डेबिट साइड लिखा जाता है इस पेटी कैश बुक के। और बाकी जितनी भी पेमेंट उसके द्वारा करी जा रही है, किसके द्वारा, पेटी कैशियर के द्वारा, तो वो सारी की सारी क्रेडिट साइड लिखी जाती है किसके, पेटी कैश बुक। यानी कि जो अमाउंट हेड कैशियर से पेटी कैशियर को मिलता है तो उसकी एंट्री वो डेबिट साइड करेगा किसके, पेटी कैश बुक के डेबिट साइड। और जो भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है उन सभी को वो पेटी कैश बुक के क्रेडिट साइड करेगा। ठीक है, अब क्रेडिट साइड के अंदर है ना, उसको क्या होता है कि भाई अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए वो अलग अलग कॉलम्स उनके नेचर के बिहाफ पे तय करेगा। ठीक है भाई, किस कॉलम अलग अलग, जैसे मान लो जो उसको यहाँ पे रेंट दिया है तो रेंट के लिए रेंट कॉलम हो गया। उसको यहाँ पे क्या बोलता है भाई, न्यूज़पेपर का बिल है, स्टेशनरी का बिल है, उनको पे किया तो उनके लिए अलग से कॉलम क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं तो उनके लिए वो सेपरेट कॉलम क्रिएट करता है, जिससे हर एक खर्चे का प्रॉपर तरीके से एस्टिमेशन लगाना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। देखते ही समझ में आता है कि हाँ किस आइटम पे कितना खर्चा यहाँ पे किया है, जिससे कि क्रॉस चेक करना और यूँ कहा जाए कि भी जो पेटी एक्सपेंसेस है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाना आसान हो जाता है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कहता है जो दोहरा कॉलम प्रणाली जो कैश बुक है, तो दो कॉलम कैश बुक, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो जी हाँ, कैश ट्रांजैक्शन तो लिखी जाती हैं, लेकिन सिर्फ अकेली कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इस डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम होता है और एक कैश कॉलम होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश कॉलम बोल दूँ तो ठीक नहीं होएगा। नेक्स्ट, ओनली क्रेडिट, अरे भाई कैश बुक है तो कैश बुक में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखते ही नहीं। अब फिर कहता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक और कैश दोनों मेंशन करते हैं तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑल ट्रांजैक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कहता है बैंक और कैश दोनों कॉलम्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक एंड जर्नल, कहता है जर्नल में और कैश बुक में क्या क्या सिमिलैरिटीज या समानताएं हैं। तो सबसे पहला, रिकॉर्डिंग इन बोथ इज मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, कि दोनों के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग करी जाती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे करी जाती है, तो जी हाँ बिल्कुल करी जाती है।
कहते हैं ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बोथ इन क्रोनोलॉजिकल वे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, दोनों में तिथिवार और क्रमानुसार ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर बोथ हैविंग द लेजर फोलियो कॉलम, जी हाँ, दोनों के अंदर लेजर फोलियो कॉलम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चारों में से ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 सही आंसर है। यानी कि तीनों के तीनों ही कैश बुक में और जर्नल के अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती है। वैसे भी कहा जाता है ना, कहते हैं जर्नल अगर आपने बनाया है, सॉरी कैश बुक अगर आपने बनाई है, तो कैश बुक के लिए आपको जर्नल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल में करनी होती थी कैश रिलेटेड, वो सब की सब कहाँ सीधी कैश में आज कैश बुक में आ जाएंगी। तो ये दोनों को दोनों प्राइमरी बुक के अंदर कैटेगरी में डाले जाते हैं, तो समानता होंगी ही होंगी भाई। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहते हैं इनमें से कौन सा कैश बुक में नहीं लिखा जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट, जिसको व्यापारिक छूट कहा जाता है, क्या लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो क्या करेंगे इसका, चलो छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। फिर यहाँ पे कहता है बैड डेट्स, क्या हम बैड डेट्स को लिखेंगे? तो आप कहोगे क्या, मुझे नहीं पता, तुम बताना। फिर यहाँ पे क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे कहता है जी देखो, क्रेडिट परचेज का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ द वो, कोई भी नहीं लिखी जाती। तो जी हाँ, कोई भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी नॉन कैश अमाउंट है, नॉन कैश है तो कैश बुक में आने का मतलब ही नहीं बनता। बैड डेट्स भी हमारे पास नॉन कैश हो जाता है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। और क्रेडिट भी नॉन कैश है, तो तीनों के तीनों नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो उनका बुक ऑफ अकाउंट्स में यानी कि सॉरी कैश बुक के अंदर आने का मतलब ही नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त तीनों में से कोई भी कैश बुक में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैश बुक, कहते हैं जब कोई भी एक फर्म है वो कैश बुक को मेंटेन करती है तो उसको चाहिए, यानी कि इट नीड नॉट टू मेंटेन, उसको क्या नहीं बनाना पड़ता। देखो ध्यान से, कैश बुक अगर बना ली तो हमको पता है ना क्या चीज से हमको छुटकारा मिल गया, जनरल प्रॉपर, जी नहीं, वो तो बनानी पड़ेगी, वो तो सेपरेट ही बुक है। परचेज बुक ये भी अलग बुक है, सेल्स बुक ये भी बनानी पड़ेगी। बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर, तो यहाँ पे कहता है कि भाई देखो कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, व्हेन अ डबल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन इट नोट नीड टू मेंटेन कैश एंड बैंक। अगर इसने सिंपल कैश बुक बोला है, तो अगर मैं इसको सिंगल कॉलम मान के चलूँ तो सिर्फ कैश बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, उसको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये सिंपली आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कई बार है ना दिमाग एग्जाम में ज़्यादा चलता है कि नहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा यार, इसने तो सिंपल कैश बुक बोला, अब मैं इस कैश बुक को कौन सा मानूँ, सिंगल कॉलम मानूँ, डबल कॉलम मानूँ या ट्रिपल कॉलम मानूँ, कौन सी मानूँ। तो मोस्टली जो भी कैश बुक ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली आपका आप उसको डबल कॉलम ट्रीट करके चलिए। अगर यहाँ पे सिंगल बैंक की बजाय सिर्फ कैश भी होता ना, कैश अकाउंट इन लेजर, तब भी मेरा आंसर सही था। अब अगर यहाँ पे जो इसने बोला कि भी कैश की बजाय यहाँ पे सिंपल बैंक कॉलम होता, तो तब भी मेरा आंसर इधर सी होता। क्यों? क्योंकि मैं इसको डबल कॉलम ट्रीट करता। और अब दोनों हैं तो तब तो है ही मेरा आंसर सही। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ इस लेक्चर का यहाँ पर दी एंड। तो मिलते हैं मेरे मित्रों नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।